नमस्कार साथियों, आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का मेरा टॉपिक उत्तराखंड के अंदर 27 जुलाई 2024 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरीके से हुआ, कितने लोग उपस्थित थे, कितने लोग अनुपस्थित थे, कितने लोग ऐसे थे जो बाहरी राज्यों के थे, कितने लोग ऐसे थे जिनका सिलेक्शन पहले हो चुका था, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया और यहाँ भी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ गए, कितने लोग ऐसे थे जिनका सिलेक्शन हुआ, ज्वाइन किया और फिर से यहाँ आए। सारी डिटेल लेकर मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चिकित्सा चयन बोर्ड बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है। किसी को भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। हर एक डिटेल बहुत बारीकी से वहाँ जितने भी कैंडिडेट उपस्थित हैं उनको बताया जा रहा है। हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से समझाया जा रहा है। जो फॉर्म वहाँ पर फिल करना होता है उसके बारे में अच्छे से समझाया जा रहा है और अच्छे तरीके से सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन निपट रहा है। साथियों, इसी तरह आज भी बहुत शांतिपूर्वक तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। सभी लोग उपस्थित थे, कुछ लोग थोड़ी देर में आए लेकिन सभी लोग उपस्थित थे। साथियों, कुछ लोगों को वहाँ फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही थी, कुछ लोगों के डॉक्यूमेंटेशन में भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, लेकिन किसी को ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। वहाँ जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी वहाँ पर चिकित्सा चयन बोर्ड के जितने भी अधिकारी वहाँ पर उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पैनल में बैठे हैं, सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से वहाँ के जितने भी अभ्यर्थी पहुँच रहे हैं वहाँ पर उन सबको समझा रहे हैं। साथियों, सभी कुछ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। इसी बीच साथियों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत अच्छे शांत तरीके से निपट गया और एक सवाल फिर से आज जो लगातार उठ रहा था वो सवाल आज भी उठा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने लोग बाहरी राज्यों के आ रहे हैं, वो कौन लोग हैं, कैसे उनकी पहचान हो। साथियों, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, लगातार इस भर्ती में बाहरी राज्यों के कैंडिडेट उपस्थित हो रहे हैं। ये मामला लगातार उठ रहा है। साथियों, एक कॉलम था कि विज्ञप्ति में एक पॉइंट था, हाई स्कूल और इंटर यहाँ का होना चाहिए। तो क्या ऐसी स्थिति में उनसे स्थायी नहीं मांगा जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है साथियों। क्या इसका कोई जियो है? अगर इसका कोई जियो है तो फिर ऐसी स्थिति में वो लोग जो बाहरी राज्यों से यहाँ स्कूलिंग करने आते हैं उनके लिए तो स्थायी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बहुत बड़ा सवाल है साथियों, एक सवाल और है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 8 कैंडिडेट जो स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स के चलते बाहर किए गए थे, जिसमें 2 कैंडिडेट को पूरी तरीके से भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया है। 6 कैंडिडेट के ऊपर अभी जांच चल रही है। उसमें से फिरोज़ खान नाम का जो कैंडिडेट है उसके ऊपर एक FIR दर्ज हुई है, एक शिकायत दर्ज हुई है डोईवाला थाने में। हमको ये समझना होगा, वो शख्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराता है और पकड़ा नहीं जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद उसका चयन भी हो जाता है। वो तो उत्तराखंड में संविदा एवं बेरोजगार महासंघ अपनी सक्रियता से ऐसे लोगों का पता लगा लेता है। अगर संविदा एवं बेरोजगार महासंघ इन लोगों का पता नहीं लगाता तो मैं आपको इस चीज़ का यकीन दिला रहा हूँ, इन लोगों को ज्वाइनिंग मिल चुकी होती। लेकिन हम लोगों को थैंक्स करना चाहिए था संविदा एवं बेरोजगार महासंघ का कि उन्होंने इस प्रकरण को पूरे जोर शोर से उठाया और अभी भी इस मामले को संविदा एवं बेरोजगार महासंघ ने पूरे जोर शोर से उठाया हुआ है। ये बहुत बड़ा मामला है साथियों। हमको लग रहा है कि सिर्फ 8 लोग हैं, लेकिन अगर इस भर्ती प्रक्रिया में SIT जांच हो, सभी के डॉक्यूमेंट्स की SIT जांच हो, तो निश्चित तौर पर कई ऐसे चेहरे सामने आएंगे जो बहुत कुछ इस भर्ती प्रक्रिया में दिखेगा। साथियों, लगातार ऐसे लोगों की शिकायतें आ रही है, कोई उड़ीसा का है, कोई चंडीगढ़ का है, कोई नेपाल मूल का है, कोई हिमाचल का है, जो यहाँ भर्ती प्रक्रिया में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के जा चुके हैं। कोई नर्सिंग कॉलेज चला रहा है और वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के जा चुके हैं। आखिर इनके स्थायी बन कैसे रहे हैं,
ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है। पिछली बार स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा था, जब LIU वेरिफिकेशन का काम चल रहा था, तो हमारे संज्ञान में कुछ ऐसी बातें आई थी कि सरकारी अस्पतालों से भी, मेडिकल कॉलेजों के भी, सरकारी आवासों से भी जो है स्थायी निवास कुछ लोगों ने बनाए हुए हैं और शासन को LIU की रिपोर्ट गई थी कि सरकारी आवासों के इनके स्थायी निवास हैं। ऐसे कैसे स्थायी निवास बने, ये बहुत बड़ा सवाल है। किसने आखिर ये स्थायी निवास बनाए, किसने ये प्रमाण पत्र जारी किए? हम इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे हैं? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, हम इस मुद्दे को क्यों छोड़ देते हैं? जो लोग कह रहे हैं कि हमें बताओ कि हम लड़ते हैं केस, हम तो तुरंत चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं, तो वो लोग बाहरी राज्यों का जो केस 3 जनवरी 2023 से कोर्ट में लंबित है, उस मामले पर क्यों बात नहीं करते हैं? उस मामले में कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं? उनको किसी ने नहीं रोका है, वो जा सकते हैं, उनका अधिकार है, वो थर्ड पार्टी बनकर जा सकते हैं और बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों के खिलाफ कोर्ट में केस डाल सकते हैं। इसमें पूरा उत्तराखंड, मैं नहीं कह रहा हूँ सिर्फ नरसिंह संवर्ग, पूरा उत्तराखंड उनको सपोर्ट करेगा, पूरे उत्तराखंड के मूल निवासी उनको सपोर्ट करेंगे। तो फिर आखिर ऐसी क्या बंदिशें हैं वो कोर्ट नहीं जा रहे हैं? आखिर किसने उनको रोका है? ये बहुत बड़ा सवाल है साथियों। जो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो बाहरी राज्यों के खिलाफ कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? बाहरी राज्यों के खिलाफ वो मुंह क्यों नहीं खोलते हैं? बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों के खिलाफ वो कुछ भी बोलने से क्यों किनारा करते हैं? मेरा मानना है हमारे ऐसे साथियों को बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों के खिलाफ भी बोलना चाहिए, उनके खिलाफ भी तुरंत कोर्ट जाना चाहिए, उनके खिलाफ भी तुरंत डिसीजन लेकर आना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि हम चुटकियों में डिसीजन ला सकते हैं, तो मेरा मानना है ये बहुत अच्छी बात है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप चुटकियों में डिसीजन ला सकते हैं तो बाहरी राज्यों के कैंडिडेट जो लगभग 1.5 साल से वो मामला कोर्ट में लंबित है, उस पर हमको मिलकर काम करना चाहिए, उस पर हमको जल्द से जल्द डिसीजन लाकर बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को बाहर करना चाहिए इस भर्ती प्रक्रिया से। ये बहुत बड़ा सवाल है साथियों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हमको इस समय आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी जानते हैं कि स्टे के लिए कोर्ट गए थे कुछ लोग, स्टे का विरोध हो रहा था, व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं हो रहा था। जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनका विरोध हो रहा था तो वो गलत सोच रहे हैं, उनका विरोध नहीं था। बस ये लोग चाहते थे कि भर्ती में स्टे ना लगे। उन्होंने सीनियर्स को रोका, सीनियर्स को इस भर्ती प्रक्रिया में आने से रोका। अच्छी बात है, हम उनके इस काम की सराहना करते हैं, अच्छा काम है। लेकिन अगर वो ये कह दें कि हम ही अच्छे हैं बाकी सब खराब है, ऐसा नहीं होता है। अपने अपने स्तर से हर कोई काम कर रहा है। जब आप पहले जो है NOC रोकने के लिए चले गए थे, फिर आप दोबारा स्टे के लिए गए थे, ये सभी जानते हैं। स्टे का विरोध हो रहा था, ठीक है, अच्छी बात है। आप स्टे नहीं लेकर आए, स्टे इसलिए नहीं मिला क्योंकि जब रीज़न पूछा गया तो रीज़न में बताया गया कि जो सीनियर्स हैं जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है वही लोग फिर से आवेदन कर रहे हैं। तो इस बिहाफ पर उन सीनियर्स को रोकने के लिए कोर्ट ने कहा और स्टे नहीं दिया। वरना सभी पूरे उत्तराखंड के बेरोजगार जानते हैं कि दूसरी बार जब आप कोर्ट गए थे तो स्टे के लिए गए थे, इसलिए उस स्टे का विरोध था, व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं था। हमको चीज़ों को समझना होगा, हमको मिलकर काम करना होगा। एक दूसरे की टांग खींचने से कुछ नहीं होगा। बाहरी राज्यों के उम्मीदवार लगातार इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। उनको कैसे रोका जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर जो लोग आए हैं उनको कैसे रोका जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी एक नया प्रकरण जो है सुनने में आ रहा है, विज्ञान का चमत्कार करके आज एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है। तो ऐसे लोगों को ढूंढिए जो गलत तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो गए, जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के इस भर्ती प्रक्रिया में आए हैं, उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाइए। अगर हम लोग आज अगर एक होकर बाहरी राज्यों के खिलाफ और गलत लोगों के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो निश्चित तौर पर इस प्रोफेशन में, मैं आपको बता रहा हूं, हम जो आज काम करेंगे वो मील का पत्थर साबित होगा। अगर हम एक दूसरे की टांग खींचते रहे, एक दूसरे को भला बुरा करते रहे, कहते रहे और एक दूसरे से लड़ाई लड़ते रहे तो निश्चित तौर पर बाहरी लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे और हम आपस में लड़ते रह जाएंगे और बाहरी राज्यों के लोग हमारी इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होकर सारे पदों पर वो बैठ जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? सबसे पहले ज़रूरी है
हमको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कैसे बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को बाहर किया जाए और अपने उत्तराखंड के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए। ये बहुत बड़ा सवाल है साथियों। उम्मीद करता हूँ साथियों, हम आपसी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ हम आपस में मिलजुल कर बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों का विरोध करेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सभी लोग जो है एक होकर लड़ो। ठीक है, आपका तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है, हर किसी का अपना तरीका हो सकता है। अपने अपने तरीके से हर कोई लड़ाई लड़िए, सबको अधिकार है अपने तरीके से लड़ने का। मैं किसी को ये इस तरीके से लड़ो, इस तरीके से करो, ये मैं सिर्फ कह सकता हूँ। वो करे या ना करे वो उसकी अपनी खुद की सोच है, उसकी अपनी खुद की आज़ादी है। हो सकता है मेरे काम से या फिर मेरे काम करने के तरीके से वो इत्तेफाक ना रखता हो सकता है उसके काम करने का तरीका दूसरा हो, लेकिन मैं ये कह दूं कि नहीं सिर्फ मेरा ही तरीका सही है, बाकी सब लोग गलत हैं, तो ऐसा नहीं होता है। हर किसी के काम करने का तरीका अलग होता है। तो साथियों, मेरा एक ही बात को मानना है कि हम लोगों को अभी सिर्फ और सिर्फ इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर किस तरीके से ज़्यादा उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेज का सिलेक्शन हो, किस तरीके से बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को बाहर किया जाए, किस तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले लोगों को बाहर किया जाए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है साथियों। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, मैं फिर से इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, वो लोग जिनका स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर चयन हो चुका है, चाहे उन्होंने ज्वाइन किया है या नहीं किया है, वो मैटर नहीं करता है। ऐसे लोगों को मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जो है सम्मिलित नहीं होना चाहिए। इनका विरोध करना हमारा फर्ज है। जिनका वहां चयन हुआ था, मैं नहीं कह रहा हूं जिन्होंने ज्वाइन किया, जिनका चयन हुआ था उन्होंने क्यों नहीं ज्वाइन किया? उन्होंने उस समय कह दिया कि वो दुर्गम है। आज भी अगर उनको दुर्गम मिलेगा तो फिर तो वो यहां भी ज्वाइन नहीं करेंगे, मतलब यहां भी वो किसी की सीट खराब करेंगे। तो इस तरीके से नहीं चलेगा। निश्चित तौर पर जब वो वहां सीट खराब कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर यहां उनको दुर्गम मिलेगा तो यहां पर भी वो सीट खराब करेंगे। तो उनकी सबकी लिस्ट बननी चाहिए, उनकी लिस्ट मंत्री जी को देनी चाहिए कि इतने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद छोड़ दिया, और इतने लोग ऐसे हैं जिनका चयन हुआ लेकिन उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया क्योंकि इनको जरूरत ही नहीं थी इस नौकरी की, और इनको आगे भी ज्वाइनिंग ना दी जाए। इन लोगों को पता चलना चाहिए कि नौकरी क्या होती है। देखिए, जिसको बैठे बैठे नौकरी मिल जाती है वो वैल्यू नहीं समझता है। हम लोगों को ऐसे लोगों का विरोध करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को अगर हम निकालने में कामयाब हो जाते हैं, निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे साथी इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे। और साथियों, एक बात और है, वेटिंग लिस्ट की बात मैं बता देता हूं। वेटिंग लिस्ट में जो अदर स्टेट का केस है जो 3 जनवरी 2023 से चल रहा है, जिस दिन वो केस खत्म होगा, देखिए क्षैतिज आरक्षण का केस मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। क्षैतिज आरक्षण में सरकार 13 अप्रैल 2023 को एक जियो लेकर आई थी। वो जियो हमारी भर्ती प्रक्रिया में लगा और हमारी भर्ती प्रक्रिया में क्षैतिज आरक्षण के तहत जो पोस्टें बच गई उन पोस्टों को कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया। सरकार मान चुकी है कि उन पोस्टों को अब नेक्स्ट भर्ती में भरा जाएगा। तो इससे वेटिंग लिस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क पड़ रहा है अदर स्टेट का जो केस चल रहा है। अदर स्टेट का केस जिस दिन निपटेगा उस दिन वेटिंग लिस्ट भी आएगी। ये आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं। आप डीजी मैम से जाकर बात कर सकते हैं कि कैसे जो है, और वेटिंग लिस्ट उससे पहले भी आ सकती है, ऐसा नहीं है। अगर शासन प्रशासन में जाया जाए, अगर बात की जाए तो वेटिंग लिस्ट निकल सकती है, लेकिन उसके लिए अधिकारियों से मिलना होगा, अधिकारियों को अवगत कराना होगा, अधिकारियों से निवेदन करना होगा, तब जाकर वो वेटिंग लिस्ट निकलेगी। अगर हम आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे की टांग खींचेंगे, तो इससे वेटिंग लिस्ट नहीं निकलेगी। और बहुत सारे लोग कह रहे थे क्षैतिज आरक्षण का केस छोड़ दीजिए। तो साथियों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्षैतिज आरक्षण में मेरा कोई फायदा नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये भी समझना होगा उत्तराखंड के लगभग 250 लोगों का इसमें भला हो रहा है। तो इतने लोगों का भला हो रहा है तो इस केस को छोड़ना मतलब इतने लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। इसलिए हमको सोचना होगा, उन लोगों के बारे में भी सोचना होगा जिनका भविष्य इन क्षैतिज आरक्षण के पदों पर टिका हुआ है। मैं इन पदों को इसलिए नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जो है लगी हुई है कि क्षैतिज आरक्षण का केस जीतकर कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट होगा। तो साथियों, मैं इस केस को किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा क्योंकि लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, लोगों की उम्मीदें मेरे से जुड़ी हुई है। इस केस को मैं अपने जितने भी हमारे साथी हैं उनको जीत कर दूंगा, हर हाल में उनको ये केस जीत के दूंगा ताकि हमारे उत्तराखंड के ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार नर्सिंग साथियों का भला हो सके। उम्मीद करता हूं इस टॉपिक पर आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। वेटिंग लिस्ट का मुद्दा अगर आप शासन में और प्रशासन में जाएंगे, वहां पर अपनी बात रखेंगे तो वेटिंग लिस्ट निकल सकती है। एक बार कोशिश तो करके देखिए।
डिपेंड करता है हम लोगों के ऊपर, हम किस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पर इसी तरीके से बने रहेंगे। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।